Hello, good morning students. Hope you people are well and doing well for your board examinations. See, yesterday I switched off my class from the concept of like revolutionaries और क्या रोल रहा इन revolutionaries का और the revolutions from the period of revolutions from 1830 to 1848. So let's begin with the next concept today. Section 3.2 हंगर हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट. कल मैंने आपको बताया था बहुत सारी जगह से किस तरह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट की और रिपब्लिक जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी थी फ्रांस में भी. वहां से बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को 1830 में ओवरथ्रो कर दिया गया एंड उसके जस्ट आफ्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क असेंडेड द थ्रोन नेम्स लुइस फिलिप. ठीक है, बट ये प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी. यूरोप की प्रॉब्लम्स फिर भी कंटिन्यू चलती ही जा रही थी, स्पेशली ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, दे वर एंजॉयिंग द पावर्स इन देयर हैंड्स. एंड लुइस फिलिप के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ कि लोगों को फिर से क्या करनी पड़ी, रेवोल्यूशन करनी पड़ी. वो फरवरी 1848 में, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी. बट बिफोर दैट here you can see hunger. What refers means? It means a shortage of food grain. Hardships यानी problems, difficulty, economic crisis. ठीक है कि या तो चीजों के भाव इतने बढ़ गए या फिर फूड क्रॉप्स क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई. फाइन. एंड दिस कंडीशन लेड द पॉपुलर रिवोल्ट among the citizens. ठीक है, within the society in Europe. We are talking about Europe. ठीक है. So here you can see in 1830 this was the period of great economic depression. वहां पर क्या चल रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, यानी लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, जो भी था उसमें फूड प्राइसेस इतने ज्यादा रेज हो गए थे कि उनके पास वो इनकम नहीं थी कि वो फूड को क्या कर पाए, कंज्यूम ऑब्टेन कर पाए. फाइन. सो इसके कॉजेज क्या क्या थे, व्हाट वर द वेरियस कॉजेज ऑफ सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप इन 1830. एज यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वाज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ऑल यूरोप. सारे यूरोप में पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो रही थी, रैपिडली इंक्रीज हो रही थी. अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली डिमांड्स भी क्या हो जाएंगी, रेज हो जाएंगी. ठीक है. एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ कि देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन वाज कॉमन इन द सोसाइटी. ठीक है, बेरोजगारी कॉमन थी. ठीक है, जगह जगह पर लोग क्या थे, बेरोजगार थे. बिकॉज एंड less employment was there you can say and more job seekers were there. ठीक है, जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट की क्या थी, कमी थी. फाइन. एंड नेक्स्ट इससे क्या हुआ कि लोगों ने सिटीज की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया. पीपल हैड स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज. एंड इससे क्या हुआ कि सिटीज वर ओवरक्राउडेड स्लम्स. सिटीज क्या बन गए, ओवरक्राउडेड स्लम्स बन गए, बिकॉज पीपल हैव started to migrate from rural areas to cities areas in order to search the work. मेन काम क्या था, मेन मुद्दा क्या था कि भाई कोई भी अपने एक टाउन को छोड़कर कहीं और क्यों जाता है, किस वजह से, पुश और पुल फैक्टर्स की वजह से, कि लोग जॉब ढूंढने की तलाश में रूरल एरियाज को छोड़कर कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, सिटीज एरियाज में. एंड दिस वाज द कॉज ऑफ ओवरक्राउडेड स्लम ऑफ सिटीज एरियाज एज वेल एज इन टाउन्स में. जो सिटीज तो नहीं थे, टाउन्स थे, जहां पर जो थोड़ा बहुत वर्क था वो क्या था, मैकेनाइज था, मशीनों से थोड़ा बहुत वर्क किया जाता था. तो स्पेशली इन टाउन्स जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे बेटा, वो क्या फेस कर रहे थे, बहुत हार्ड कंपटीशन फेस कर रहे थे. किससे, स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ठीक है, कपड़ा बनाने के मैटर में. टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कपड़ा. ठीक है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, दे वर फेसिंग व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम वेयर. कहां से उन्हें कंपटीशन मिल रहा था, जो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ आया था, इफ यू कैन रिकॉल, इंग्लैंड में आया था. यस, इंग्लैंड में आया था. और इंग्लैंड से मशीन मेड मटेरियल कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, पूरे यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. और उस मशीन मेड जो गुड्स था उसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, दे वर फेसिंग अ हार्ड कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन. ठीक है, स्पेशली
टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, दिस आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, स्पेशली कहां पर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब ये सिनेरियो तो चल ही रहा था स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स करते थे वो कहाँ करते थे बेटा, छोटी छोटी वर्कशॉप्स में करते थे। और ये जो वर्कशॉप्स या जो भी होम्स थे, मोस्ट ऑफ द वर्क वाज परफॉर्म्ड एट होम्स एंड इन द स्मॉल वर्कशॉप्स। एंड ये जो वर्कशॉप्स ये पार्टली मैकेनाइज थी, यानी थोड़ा बहुत काम मशीनों से होता था, छोटी छोटी मशीनों से किया जाता था थोड़ा बहुत काम, बट मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय मैनुअली, फाइन। So that's why these small producers were also facing a hard competition from England machine made material. इसके अलावा जो aristocratic classes थी, जो rich sections थे, they were enjoying their facilities. They were they were completely enjoying their luxurious life. But the problem was with the peasants. उस सेक्शन के साथ जो वर्किंग क्लास थी, जो वर्किंग सेक्शन था, उसके साथ अब भी प्रॉब्लम्स एज इट इज थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अरिस्टोक्रेसी अपनी सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रही थी। एंड जो पीजेंट्स थे, दे वर अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, उन पर क्या थे, टैक्सेस थे, टैक्सेस का बोझ था, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशंस यानी डेट, कर्ज, वो कर्जदार बने हुए थे। सो पीपल वर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज डेट्स एंड द फ्यूडल ड्यूज, यानी वो जमींदारों के कर्ज के नीचे दबे हुए थे, ठीक है। स्टिल अरिस्टोक्रेसी वाज एंजॉयिंग ऑल द फैसिलिटीज एंड इट लेड, और जब कभी कभार मौसम की वजह से या फिर किसी और क्राइसिस की वजह से बैड हार्वेस्ट हो जाता था, कि जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो जाता था, और इसकी वजह से क्या होते थे, राइज ऑफ फूड प्राइसेस। सो पीपल वर अनेबल टू फुलफिल देयर 2 square meals demand as well. So these were the main causes of the riots, ठीक है, causes of the revolts. इसीलिए जो लोग थे वो कहाँ थे, वो सड़कों पर थे, और लोग अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ क्या कर रहे थे बेटा, मूवमेंट कर रहे थे। पीपल वर अगेंस्ट अरिस्टोक्रेटिक रूलर्स बिकॉज दीज रूलर्स डिड नॉट वर्क इन ऑर्डर टू डिक्लाइन ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ ओनली, फाइन। अब ये तो था एंटायर यूरोप की कंडीशन, जो कब 1830 के ईयर में, और कंटिन्यू चली कब तक, 1848 तक। ये जो 18 साल का टेन्योर था, 18 इयर्स का टेन्योर था, दिस इज नॉन एज द टेन्योर ऑफ द ग्रेट रेवोल्ट्स, ग्रेट हंगर, ग्रेट डिप्रेशंस इन द एंटायर यूरोप। एंड 1848 में अब फ्रांस, ये वही फ्रांस है जिसके बारे में ड्यूक मेटरनिच ने क्या कहा है, when France sneezes the entire Europe catches the cold, कि अगर एक छोटी सी स्पार्क अगर फ्रांस में उठती है, एक छोटी सी चिंगारी अगर फ्रांस में उठती है, तो इट engulfs the flames, engulfs the entire Europe, कि पूरा का पूरा यूरोप आग की लपेटों में आ जाता है। इट मीन्स दैट कि अगर वहां कुछ बदलाव आया तो पूरे यूरोप में जो चेंजेस आएंगे वो नेसेसरी थी, फाइन। सो 1848 जो ईयर ऑफ रेवोल्यूशन डिक्लेयर किया गया, कहाँ पर, ईयर ऑफ रेवोल्यूशन रिपोर्ट हुआ कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है, जहां पर पहले भी 1789 में रेवोल्यूशन हुई, जहां से मोनार्की को हटा के रिपब्लिक गवर्नमेंट सेटअप की गई। उसके जस्ट आफ्टर फिर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हटाने के बाद फिर बॉर्बन डायनेस्टी, दोबारा मोनार्की आ गई, और फिर 1830 का पीरियड कि दोबारा से क्या जो रिपब्लिक्स थे, जो रिपब्लिकन्स थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने किंग जो फिलीप थे, लुइस फिलीप थे, उनको क्या कर दिया, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर किया और उन्हें गद्दी पर बिठा दिया, फाइन। ये सब चल रहा था। अब 1830 के बाद लुइस फिलीप ने भी बहुत कुछ कॉमन पीपल के लिए नहीं किया, ठीक है। सो सी व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन in 1848 in France। रीजन वही, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन थी, तो व्हाट लेड, इट लेड फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन देयर एज वेल, मोर जॉब सीकर्स, लेस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस वाज इन टर्मोइल, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, एंड बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, हर जगह पर क्या लगा दी थी, बैरिकेड्स लगा दी गई थी इन ऑर्डर टू स्टॉप द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। एंड लुइस फिलिप जो रूलर बने थे, कहाँ पर, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने थे, 1830 में ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली। वो कंडीशंस को देखकर, उसकी इंटरनल और उसकी एक्सटर्नल पॉलिसीज की वजह से फ्रांस में फिर से क्राइसिस थे, फिर से टर्मोइल था, फिर से रेवोल्यूशंस थी, इसकी वजह से लुइस फिलिप को वहां से क्या होना पड़ा, भाग
भागना पड़ा, he had abdicate his powers. And उसके जस्ट आफ्टर जो नेशनल असेंबली थी जिसने लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर किया था, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, दोबारा से फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड एज पर नेशनल असेंबली जितने भी अडल्ट मेल थे बेटा अबाउट 21, भारत में आज हमें राइट टू वोट कितने ईयर्स के लोगों को मिलता है, 18 साल के लोगों को मिलता है ना। तो यूरोप में वहां पर फ्रांस में जितने भी अडल्ट मेल थे सबको क्या कौन सा राइट गारंटी कर दिया गया, ग्रांटेड सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट मेल अबाउट 21 एंड लोगों को ये प्रोमिसेस की गई कि दे वुड गेट राइट टू वर्क एज वेल एंड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ राइट टू वर्क व्हाट वर ओपन्ड, नेशनल वर्कशॉप्स वर ओपन्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ वर्क। फाइन, so these were the changes or these were the policies which were announced by National Assembly after abdication of Louis Philippe in France. अब ये सारी सिचुएशंस तो 1848 की फ्रांस में चल रही थी। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ठीक है फ्रांस में बदलाव आया तो फ्रांस के बदलाव के बाद और कहाँ चेंजेस आए, ठीक है। बट बिफोर दैट 1845 में सिलेसिया में क्या हुआ, जो आज पार्ट है किसका, पोलैंड का पार्ट है। तो देयर वाज आल्सो अ ग्रेट रिवोल्ट इन सिलेसिया। इट वाज अर्लियर इट वाज अ टेरिटरी बट नाउ इट इज द पार्ट, some part is under Poland control. Fine. So what were the causes of revolt in Silesia in 1845? ऑब्वियसली कि यहाँ पर टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर्स थे, जो टेक्सटाइल जो वर्कर्स थे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। द सेम दे आर द कॉटन वर्कर्स, वीवर्स। कौन थे ये, वीवर्स, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। दे लेड द रेवोल्यूशन देयर वेयर इन सिलेशिया। कॉजेस क्या क्या थे, बिकॉज दीज वीवर्स हैड अ कॉन्टेक्ट और हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। इनका क्या था, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था साइन किसके साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। ये कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते थे बेटा, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स वर द पर्सन्स हु प्रोवाइड देम रॉ मटीरियल। जो इनको क्या प्रोवाइड करते थे, रॉ मटीरियल प्रोवाइड करते थे, ठीक है। हैंड बदले में ऑर्डर देते थे इन्हें क्या मटेरियल तैयार करना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए इनको ऑर्डर देते थे। बट ड्रास्टिकली सडनली इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक पॉलिसी बना ली, क्योंकि इन्हें पता था कि वहां पर जो जॉब सीकर्स हैं वो ज्यादा हैं, टफ कॉम्पिटिशन्स था, ठीक है। तो दैट्स वाई ड्रास्टिकली दे रिड्यूस द पेमेंट ऑफ द वीवर्स। इनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो पेमेंट देनी होती थी, दे हैड रिड्यूस दैट पेमेंट। फाइन, and just because of that weavers have demanded that to increase their payments and they rushed into the contractors mansions। contractors की हवेलियों में वे घुस गए, ठीक है। और इस सीन को बड़े अच्छे से दिखाया है, एक जर्नलिस्ट थे बेटा विलेम वोल्ट, जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इसको दिखाया है कि किस तरह से 1845 में एंड a group of weavers had led into the mansions of the contractors. They had demanded for high payments or the sufficient payment, and but their demands were not fulfilled and they were threatened by the contractors. ये weavers को डराया धमकाया गया वहां पर, and finally these weavers group rushed into the mansions of the contractors. They had started to to break down all the things of the mansions, ठीक है। जो भी classy things थी उन सबको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। and in such a way these contractors had flee from their villages, from their mansions, and they had found the shelter in their neighboring areas, but there also they were denying to get to provide them shelter, ठीक है। So these these contractors had demanded the support of the forces, and after 24 hours these contractors came back with the forces, and as a result 11 weavers were shot. So this was the scenario in Silesia. So now section 3.3. So let's begin with the same. As in 1848
द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दिस रेवोल्यूशन, लिबरल्स की जो रेवोल्यूशन चल रही थी, दिस वाज लेड बाय द मिडिल क्लासेस. ठीक है. 1848 में फ्रांस में एज टर्मोइल था, पेरिस सिटी वाज इन अलार्मिंग सिचुएशन, and middle classes like artisans, the workers and the businessmen, they were all in the hurry to swipe the monarchs from there, as Louis Philippe was removed and he forced to flee from there. So this revolution was known as February Revolution also. This was launched in where? In France. ठीक है, in 1848 जब लुइस फिलिप की जो पॉलिसीज थी वो सही नहीं थी और उन्होंने और कॉमन पीपल के लिए लाइक एक तरह से इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, हार्डशिप्स थी, वो स्टार्ट करा दी थी. ठीक है. और इस तरह से दोबारा से फ्रांस में क्या स्टार्ट हो गई, फिर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई जिसका नाम रखा गया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848. इसके रिजल्ट्स क्या निकले? एज बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय द मिडिल क्लासेस. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, लाइक जो बिजनेसमैन थे, जो लॉयर्स थे, ठीक है, जो रिच सेक्शन थे, जो प्रॉस्पेरस एलाइट ग्रुप था, जो एजुकेटेड क्लासेस थी, उन्होंने स्टार्ट किया. एंड दिस लेड द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क. अब जब मोनार्क को हटा दिया गया, जो लुइस फिलिप थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो ही वाज एब्डिकेटेड, उसे हटा दिया गया. एंड अगेन फ्रांस के जो मिडिल क्लास थी, दे हैड डिक्लेयर्ड व्हाट? अ रिपब्लिक. ठीक है. फ्रांस वाज अगेन सेकेंड, ट्वाइसली इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक नेशन. और इसके बेसिस पर ही फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया. इसके बेसिस पर ही फ्रांस के लोगों को क्या मिला? स्पेशली मेल को, नॉट फीमेल. ठीक है. यूनिवर्सल, एंड इट लेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइक यूनिवर्सल मेल सफरेज, कि हर अडल्ट मेल को जो अबाउट 21 ईयर्स था उसे क्या दे दिया गया? राइट टू वोट दे दिया गया. ठीक है. और इसी तरह की से ये जो फ्रीडम्स मिली, ये जो रेवोल्यूशन फ्रांस में आई, इसको देखा देखी, ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए जो अदर पार्ट्स थे यूरोप के, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन जो जहां रूल था, ठीक है, दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. यानी इन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड स्टार्ट कर दी विच वुड अलाउ देम the freedom of press, freedom of associations and the constitution. ठीक है. so unification, national unification, यानी कि उन्हें क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए. ठीक है. जहां पर एक नेशनल असेंबली बना सके और अपनी गवर्नमेंट को जो बनाएंगे वो कैसे होगी? गवर्नमेंट वुड बी बेस्ड ऑन कंसेंट. ठीक है. जनरल कॉन्शियसनेस के साथ गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा? चूज किया जाएगा. ठीक है. सो इट लेड द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही क्या बनाएंगे? नेशन स्टेट्स की क्रिएशन होगी. और जिसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या फ्रीडम मिलेगी बेटा? जैसे कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कुछ फंडामेंटल राइट्स भी उन लोगों को इंचेरिश किए जाएंगे. ठीक है. इंश्राइन किए जाएंगे. इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलेगी and freedom of associations. Yeah, like people would be get the right to make the associations or their unions. ठीक है. So these were the results of February Revolution in France, as well as after watching the situation of France, rest of the part of Europe also started following the same agenda of revolution. ठीक है. अब जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई वो कहाँ हुई? एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जर्मनी में स्टार्ट हो गई. ठीक है. जर्मनी में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई इस रीजन में, कि जो मिडिल क्लास थी, दे केम इन फ्रैंकफर्ट. एक सिटी है जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट सिटी में आए जो मिडिल क्लास थी. स्पेशली कौन? जो एलाइट ग्रुप था, जो मिडिल क्लासेस थी, जैसे कि बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस, जो डेवलप्ड आर्टिशंस थे वो. ठीक है. वो सब के सब कहाँ आए? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आए. उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया कि फ्रांस में बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये सारे के सारे चेंजेस कहाँ लीड कर सकते हैं? जर्मनी में भी लीड कर सकते हैं. दो उस टाइम पर जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं था. दिस आई एम मेकिंग यू क्लियर अगेन एंड अगेन. ठीक है. सो जो मिडिल क्लास थी दैट केम इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. ठीक है. एंड देयर दे हैड वोटेड वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. उन्होंने वहां पर सारे के सारे मिडिल क्लास के लोगों ने क्या बनाई? एक जर्मनी में ही जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, जिसका वर्क क्या था कि क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे. एंड फाइनली इट हैपेंड. और ये जो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट बनाई गई, इट वाज कन्वेंड वेयर? कहाँ बुलाई गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? इट वाज कन्वेंड इन
चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है, सेंट पॉल के चर्च में ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या बनाई गई, डिक्लेयर की गई, ठीक है। एंड ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, दे हैड grabbed their positions, they had taken their seats in Frankfurt Parliament। ये वही पार्लियामेंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो रिपब्लिकन पार्लियामेंट थी, ठीक है, एक रिपब्लिक पार्लियामेंट थी। पहली बार कहाँ बनी थी, जर्मनी में बनी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में जर्मनी में बनी आफ्टर फॉलोइंग द मॉडल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन यू कैन से। और इसके अंडर फिर क्या हुआ बेटा, इस पार्लियामेंट के बनने से क्या हुआ, दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइक फ्रॉम अ मोनार्किकल जो सब्जेक्ट्स थे पहले, जो एक मोनार्की रूल के अंडर थे, नाउ दे हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ पार्लियामेंट्री सिटीजन्स, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग जो जो भी फ्रीडम्स लोगों को मिलनी थी, जैसे राइट टू वोट दिया गया, ठीक है, टू द अडल्ट मेल ओनली। एंड अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ने क्या किया, अब इन्होंने जो अपनी एक पार्लियामेंट बनाई, जो जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दे हैड डिसाइडेड टू ऑफर द क्राउन, कि अभी भी वो क्या करना चाहते थे कि भाई मोनार्किकल सिस्टम तो है, लेकिन कहाँ, किसके अंडर रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहेगा, कि मोनार्क्स की पावर को कंट्रोल करेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। सो फाइनली दे हैड डिसाइडेड टू ऑफर द क्राउन टू whom, टू द रूलर ऑफ द किंग ऑफ प्रूशिया, जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम IV। उनको इन्होंने क्राउन ऑफर किया, कि इन्होंने जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उन्होंने, जो जर्मनी में बनी थी, ठीक है, but Frederick William IV denied the proposal and he had gained a groupism with whom, with the neighboring aristocratic rulers, ठीक है। उन्होंने जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी अलायंस बनाई, किसके साथ, अपने नेबरिंग ऑटोक्रेटिक रूलर्स के साथ, ठीक है। एंड फाइनली दीज जो अरिस्टोक्रेटिक रूलर्स थे, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने क्या किया, अपोज किया किसको, पार्लियामेंट को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को। एंड फाइनली अब जो पावर थी वो किसके हाथों में आ गई, मिडिल क्लास के हाथों में ही आ गई। और मिडिल क्लास में भी जो बिजनेस पर्सन्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया वर्कर्स की और आर्टिशियंस की डिमांड को फुलफिल करने से। अगर वो उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे, जैसे कि बेटर वेजेस, ठीक है, लेस वर्किंग आवर्स, तो इससे क्या होगा, बिजनेसमैन का नुकसान होगा। और फाइनली उन्होंने वर्कर्स की और आर्टिशियंस की डिमांड को फुलफिल करने से मना कर दिया। सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास एंड द वर्किंग क्लास। और इस चीज का फायदा उठाया किसने, अरिस्टोक्रेट्स ने, अरिस्टोक्रेट रूलर्स ने, मिलिट्री ने। एंड फाइनली दे हैड डिसबैंड द असेंबली, उन्होंने फोर्स किया और नेशनल असेंबली की लाइफ सिर्फ इतनी ही चली और दोबारा पावर किसके हाथों में आ गई, कंजर्वेटिव्स के हाथों में आ गई। एंड इस ड्यूरेशन जब ये पार्लियामेंट बनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, दे हैड डिनाइड टू एक्सपेंड द इक्वल राइट्स टू वुमेन। Still women were the part of the liberals and nationalist activities since ages, but they were not they were not get equal right like male. So that's why they have formulated their own political associations, they have started to publish their own newspapers. What for? To seek right, equal right like men, ठीक है। So अब इनका जो ये फूट पड़ी किसमें, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मेंबर्स में, नेशनल असेंबली में जो ये क्लैशेस हुआ, दिस वाज इसका बेनिफिट किसको मिला, अरिस्टोक्रेट्स को मिला। एंड फाइनली द पावर केम बैक इन द हैंड्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के हाथों में दोबारा से पावर आ गई। एंड दे हैड कंप्लीटली सप्रेस्ड द लिबरल मूवमेंट इन 1848। और ये जो ऑटोक्रेटिक but this autocratic monarchs realized that changes were necessary if they remain in power for long periods. So they had introduced some of the reforms in which area, in the central and the eastern Europe, like
the reforms which were already existed in the Western Europe before 1815 at the period of Napoleon Bonaparte। जैसे कि सर्फडम को अबॉलिश कर दिया था, फ्यूडल ड्यूज को अबॉलिश कर दिया था। तो इस तरह के सुधार कहाँ लागू किए गए? सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भी ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स ने इन सारे रिफॉर्म्स को मान लिया, ठीक है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली और चेंजेस किए गए, जैसे कि हब्सबर्ग रूलर्स ने भी मोर फ्रीडम ग्रांट कर दी थी किसको? हंगरियंस को इन 1867। तो इस तरह से ये जो लिबरल जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जिसने जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हुई, इससे कुछ हद तक जो मोनार्किकल रूलर्स थे दे हैड अडॉप्टेड सम ऑफ द मॉडर्न पॉलिसीज। चलिए टिल हियर, थैंक यू सो मच।